सो वी आर गोइंग टू लर्न वेबसाइट डिज़ाइनिंग। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का सबसे पहले हम बेस फीचर देखेंगे कि वेबसाइट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, किस बेस पे वेबसाइट बनी होती है, वेबसाइट में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद फिर हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग पे मूव करेंगे, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ जो एक वेबसाइट के अंदर होती है। होल्ड अ सेकेंड। स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes. Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, ओके, sir. थैंक यू। ओके, सो दिस इज़ अ वेबसाइट, ठीक है। कोई भी एक वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर तीन पार्ट होते हैं। हर वेबसाइट तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, बॉडी एंड फुटर। किस में डिवाइड होती है? हेड, बॉडी एंड फुटर, ठीक है। तो अब हेड क्या होता है वेबसाइट का, बॉडी क्या होती है और फुटर क्या होता है, ठीक है। अब ज़्यादातर अगर एक लेमैन से पूछा जाए कि भैया हेड, बॉडी, फुटर में क्या फ़र्क है, हेड कौन सा है वेबसाइट का, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये जो फ्रंट पे आपको दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, और ये आपको जो फ्रंट पे फर्स्ट पेंट दिख रहा है इसे आप हेड कहेंगे, ठीक है। या फिर ऊपर जो मेन्यू आता है, जैसे किसी और वेबसाइट के एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक @ का ले लेते हैं, या तो अगर इस वेबसाइट की बात करें तो लोग हेड किसे कहेंगे, इसे, कि यहाँ पर जो मेन्यू है, ठीक है, बटन है, जो कायदे से हेड कहा भी जाता है, ठीक है, ठीक है, इसे कायदे से हेड कहा भी जाता है, ठीक है। बट अगर हम डेवलपमेंट पार्ट से देखें, डेवलपमेंट के हिसाब से देखें कि हेडर पार्ट कौन सा होता है वेबसाइट का, एक हेडर पार्ट वो पार्ट होता है जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट कोड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। ज़्यादा मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो जहाँ आपको थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ सर किस चीज़ की बात कर रहे हो, तो रोक देना मेरे को, ठीक है, मैं फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट पार्ट से सोचा जाता है तो हेड जो होता है वो वेबसाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कोड्स होते हैं, ट्रैकिंग कोड्स होते हैं, वो सारे लगे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे एक टूल होता है जिसे कहते हैं गूगल एनालिटिक्स, एक टूल होता है जिसे कहते हैं गूगल एनालिटिक्स। अब गूगल एनालिटिक्स के थ्रू हम ये पता करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कितने विजिटर आ रहे थे, कब आ रहे थे, किस लोकेशन से आए, किस मोबाइल फ़ोन से आए, कितनी देर के लिए आए, कौन से पेज पे आए, ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स क्या कर रहा है, मेरी वेबसाइट को ट्रैक कर रहा है। तो ट्रैकिंग के लिए मुझे ऑब्वियसली कोई ट्रैकर लगाना पड़ेगा। इसको ऐसे समझो कि मैंने अपने घर में कैमरा लगा रखा है और मैं अपने ऑफिस में मैं अपने घर की एक्टिविटी देख रहा हूँ, मेरे घर में क्या हो रहा है। तो उसके लिए मैंने ऑब्वियसली एक ट्रैकर, एक कैमरा लगा रखा है अपने घर के अंदर जो घर की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करके मुझे दिखा रहा है। तो सेम ऐसे वेबसाइट के अंदर होता है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स ने एक ट्रैकर दिया मेरे को कि भैया ये एक कोड है, वो एक कोड देता है, ठीक है। उस कोड को मुझे वेबसाइट के अंदर लगाना पड़ता है जिससे गूगल एनालिटिक्स मेरी वेबसाइट के बिहेवियर को ट्रैक करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये जो ट्रैकिंग कोड्स होते हैं, ठीक है, ये सब भी लगते हैं हमारी वेबसाइट के हेड के अंदर, वेबसाइट के हेड के अंदर। मैं आपको कोडिंग पार्ट में दिखाता हूँ, ठीक है। Ctrl+U दबाने पर हम किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या कोड्स हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होने की वैसे ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सब चीज़ पे ध्यान मत दो, ठीक है, जो चीज़ मैं बताया जा रहा हूँ उन पे ध्यान देते जाओ बस, ठीक है। अभी एक वेबसाइट की कोडिंग है, ये पूरी वेबसाइट की कोड है जिस पे वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। ये पूरे कोड्स हैं, ठीक है, HTML CSS जावा PHP ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर मैं हेड दिखाऊँ तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो ये है हेड, और ये जो कुछ कोड्स हैं ये भी हेड के अंदर ही हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पर इस हेड के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट का टाइटल, वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन। आप अगर ध्यान से देखें तो ये वेबसाइट का टाइटल है, ठीक है, टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइटल टैग, इसे कहते हैं हम HTML टैग्स। HTML एक बेस लैंग्वेज है, अभी मैं आपको HTML CSS जावा PHP के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। तो HTML एक बेस लैंग्वेज है जिस पे वेबसाइट बनती है, ठीक है, वो एकदम बेसिक होती है, ठीक है। सो HTML के अंदर ये जो टाइटल टैग है ये डिफाइन करता है वेबसाइट का टाइटल। इस वेबसाइट का टाइटल क्या है, लर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऑनलाइन हैशटैग डेटा साइंस अकेडमी इन इंडिया, ठीक है। अब ये टाइटल कहाँ दिखता है, ये टाइटल कहाँ पे दिखता है, जब भी हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उस पेज का जो टाइटल होता है वो वहाँ पे दिखता है। इट इज़ कॉल्ड मेटा टाइटल। ये जो मेटा वर्ड आप यहाँ पर देख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। मतलब जो भी उस पेज का कंटेंट है उसका एक डिस्क्रिप्शन, उसका एक टाइटल, दैट इज़ नोन एज मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। उसी की तरह मेटा की और अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, लोकल टाइप, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, URL, साइट नेम। ये ना धीरे धीरे इसे कहते हैं हम OG, ओपन ग्राफ। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी OG, इसे कहते हैं ओपन ग्राफ, ठीक है।
ये हम आगे पढ़ेंगे, ओपन ग्राफ कैसे लगाते हैं वेबसाइट के अंदर, क्या ज़रूरत है लगाने की, क्योंकि जब आप एक बेसिक वेबसाइट बनाते हो तब ये सब चीज़ें नहीं लगी होती, ये सब चीज़ें आपको लगानी पड़ती है। क्या ज़रूरत है लगाने की, मेन इंपॉर्टेंस इसकी एसईओ में होती है, एसईओ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ओपन ग्राफ लगाने की। ठीक है, तो आगे जब हम एसईओ पढ़ेंगे तो बिल्कुल पढ़ेंगे कि ओपन ग्राफ क्यों लगाया, कैसे लगाया और क्या ज़रूरत है इसकी, और गूगल में कैसे हेल्प, गूगल पे क्या हेल्प मिलती है इससे। ठीक है, लाइक रैंकिंग वगैरह ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग पे थे तो उसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट का ये होता है हेड पार्ट। इस हेड पार्ट के अंदर वेबसाइट के इंपॉर्टेंट कोड्स जैसे उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ट्रैकिंग कोड्स, ये सारी चीज़ें डली होती है। उसके बाद आता है वेबसाइट का बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के अंदर ये जितनी भी डिज़ाइनिंग आपको दिख रही है सारी बॉडी पार्ट के अंदर है। ठीक है, जो भी वेबसाइट की बॉडी है उसके अंदर ये सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है, एनिमेशन वगैरह, ये सारी बॉडी के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आता है वेबसाइट का फुटर। ठीक है, अब फुटर के अंदर हम इसे भी फुटर कहते हैं, हम इसे भी फुटर कहते हैं। जो फुटर एरिया होता है, जैसे यहाँ पर भी आपको / में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये फुटर है। ठीक है, डिज़ाइनिंग पार्ट से ये एक फुटर है। ठीक है, बट कोडिंग पार्ट से अगर हम कहें तो फुटर का मतलब एक लोएस्ट प्रायोरिटी प्लेस होती है। ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, ये 3 प्रायोरिटीज़ में डिवाइडेड होती है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक बार। ठीक है, तो हेडर जो होता है इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, उसके बाद बॉडी की होती है, बॉडी की हमारी सेकंड प्रायोरिटी होती है, और फुटर, फुटर की हमारी लास्ट रख लो या फिर फाइनल रख लो। ठीक है, ये हमारी प्रायोरिटीज़ होती है। प्रायोरिटी का मतलब क्या है, अब प्रायोरिटी का मतलब ये है कि जब भी गूगल वेबसाइट पे आएगा, ठीक है, क्योंकि हम वेबसाइट क्यों बना रहे हैं, गूगल में इंडेक्स कराने के लिए, ताकि गूगल में वो वेबसाइट चले हमारी, है ना। तो जब भी यूज़र आएगा वेबसाइट, गूगल का क्रॉलर आएगा, क्या होता है कि गूगल एक सॉफ्टवेयर है, तो गूगल के पास एक क्रॉलर है, ऐसे मतलब स्पाइडर है गूगल के पास, एक स्पाइडर समझते होगे, मकड़ी। तो स्पाइडर है गूगल के पास, गूगल हर वेबसाइट पे उसे भेजता रहता है और कहता है कि जा भाई देख कर आओ उस वेबसाइट पे क्या क्या कंटेंट है, सारा कंटेंट मेरे पास लेकर आ, फिर मैं उसे अपनी फाइल्स के अंदर इंडेक्स करूँगा ताकि कोई बंदा जब कुछ सर्च करे तो मैं उसे वो चीज़ दिखा पाऊँ। ऐसे लेमन टर्म में समझो इसे। ठीक है, तो जब भी क्रॉलर आता है तो क्रॉलर शुरू करता है हेड से, वो सबसे पहले यहाँ पर आता है, सबसे पहले क्रॉलर यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है। ठीक है, तो इन 3 पार्ट्स में हो जाता है। ठीक है, तो शुरुआत जब हेड में करता है तो वो सारी चीज़ें, फिर ट्रैकिंग वगैरह जो भी होती है वो सारी ट्रैकिंग वगैरह देखता है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, उसके बाद वो डिज़ाइनिंग, स्पीड और जो भी कलर कॉम्बिनेशन वगैरह है, ऑप्शन है, बटन है, वो सब देखता है। और उसके बाद लास्ट प्रायोरिटी में देखता है कि उस पर कुछ और एक्स्ट्रा कोड्स लगे हुए हैं या फिर कुछ कोड्स जो हेडर से हटा कर फुटर में लगा दिए गए हैं, कुछ कोड जो हेडर से हटा के फुटर में लगा दिए गए हैं वो चेक करता है। ठीक है, अब ये हेडर से हटा के फुटर पे लगा देने वाला पार्ट हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि हेडर में कुछ कोड्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट को स्लो कर देते हैं। तो हम ये भी सीखेंगे कि स्लो वेबसाइट को फास्ट कैसे करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कभी वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे तो हमेशा वेबसाइट आपकी स्लो ही बनेगी, आपको उसे फास्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं वो चीज़ हम लास्ट क्लास में दिखेंगे, क्योंकि वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बाद ही हमेशा ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ठीक है, इन सब चीज़ों को भी क्लियर कर देते हैं। ओके, सो बैक टू द ब्राउज़र। तो ये सब चीज़ें, अब एक वेबसाइट के अंदर बेसिक क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस चीज़ से वेबसाइट बनी होती है। ठीक है, क्या क्या बेसिक होता है वेबसाइट के अंदर जिससे एक वेबसाइट क्रिएट हो रखी होती है, वेबसाइट डेवलप हो रखी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 4-5 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैनवस को थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं। या तो वेबसाइट की जो कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें पहली चीज़ होती है हमारी जो हमारा बेस है। ठीक है, इसको थोड़ा ज़्यादा जूम इन हो गया है। तो जो हमारा बेस है, फर्स्ट है हमारा HTML, उसके बाद है हमारी CSS, उसके बाद है हमारी JS, PHP एंड SQL। ठीक है, ये सब है लैंग्वेजेस, ये सब क्या है, लैंग्वेजेस। ये सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती है एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये सारे लैंग्वेज, एक वेबसाइट जब हम क्रिएट करते हैं तो ये सारी लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। ये होती है बेस लैंग्वेजेस, ताकि हम एक डायनेमिक वेबसाइट बना पाए। ठीक है, अब डायनेमिक और स्टैटिक में फ़र्क क्या होता है, 2 टाइप की वेबसाइट होती है, डायनेमिक एंड स्टैटिक। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब ये होता है कि वो एक वेबसाइट बना दी है जिसमें आप फॉर्म वॉर्म नहीं भर सकते, आप उस वेबसाइट पर बस डिटेल्स को देख सकते हो। ठीक है, आप उस वेबसाइट पे सिर्फ डिटेल देख सकते हो। डायनेमिक वेबसाइट होती है जहाँ पे आप बटन्स पे क्लिक करके आप फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो, कोई एक्टिविटी कर सकते हो। दैट इज़ अ डायनेमिक वेबसाइट।
ठीक है, फॉर्म फिल कर देना या फिर रजिस्टर करना, लॉगिन करना, कुछ डाउनलोड करना, दैट इज़ अ डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट जिस पे आप सिर्फ कंटेंट देख सकते हो। ठीक है, तो एक डायनेमिक वेबसाइट, स्टैटिक में तो आप स्टैटिक अगर आपको बनानी है तो आप इन दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ करके एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, इन दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ करके आप एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो। बट अगर आपको डायनेमिक बनानी है तो उस केस में आपको जावा, पीएचपी और एसक्यूएल लगेगा। ठीक है, टू मेक अ डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए हमें ये 3 चीज़ें लगेगी। ठीक है, तो क्या क्या भूमिका निभाते हैं ये लोग एक वेबसाइट के अंदर, वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो एक बहुत ही सिंपल सा एक लेमैन एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये पेन टूल जो है ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ मैं, पहले मैं बोर्ड ही यूज़ करता था, फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये मेरा। या तो मान लो एक बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, अब जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले उसका एक वायर फ्रेम बनता है, मतलब उसके लोहे के सरिये लगाए जाते हैं उसमें ताकि एक फ्रेम बनाया जा सके। ठीक है, फ्रेम में थोड़ा सा सीमेंट वगैरह डाल के मतलब एक वेबसाइट का फ्रेम बनता है। आपने कोई भी बिल्डिंग का डेवलपमेंट देखा होगा तो उसमें फ्रेम बना होता है पहले, मतलब सरिये वगैरह लगे होते हैं, सीमेंट डाला जाता है ताकि एक फ्रेम तैयार हो जाए। तो वो जो फ्रेम बनाया जाता है वेबसाइट को, वो बनाया जाता है HTML से। ठीक है, HTML के थ्रू हम फ्रेम क्रिएट करते हैं वेबसाइट का एक। ठीक है, लाइक उसका हेड, बॉडी, ठीक है, फुटर, ठीक है, टाइटल टैग लगाते हैं उसमें। ठीक है, तो एक फ्रेम तैयार होता है वेबसाइट का जिसके अंदर फिर कोड्स डलते हैं। ठीक है, इमेज टैग, वीडियो टैग, ये सारे जितने टैग होते हैं ये सारे टैग लगाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बिल्डिंग के अंदर फ्रेम लग गया, फ्रेम बन गया पूरा। ठीक है, वो बन गया, क्या नाम है, शेल्फ वगैरह बन गए। ठीक है, और लिफ्ट के लिए स्पेस बन गया। ठीक है, डोर्स वगैरह लगा दिए। ठीक है, तो ये सब एक बिल्डिंग का फ्रेम तैयार हो गया। ठीक है, अब आती है CSS। CSS किस काम आती है? CSS काम आती है वेबसाइट के अंदर कलर कॉम्बिनेशन, एनिमेशन ऐड करने के लिए। ठीक है, कलर जितने भी आपको यहाँ पर कलर, स्मूथनेस, ठीक है, एक शेडो, ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है जो एक वेबसाइट को ब्यूटीफाई करती है, जो एक वेबसाइट को ब्यूटीफाई करती है, जैसे कि ये बटन का कलर। ठीक है, ये स्लाइडर। ठीक है, हम अगर नीचे जाएं तो ये भी एक स्लाइडर है। ठीक है, ये कलर कॉम्बिनेशन, ये होवर, इसे कहते हैं होवर इफेक्ट। जो मैं माउस इस पे ला रहा हूँ तो ये कलर चेंज हो रहा है, एक ऊपर की तरफ आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड होवर इफेक्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही है, ये यूज़, इसके पीछे जो रीज़न है वो है CSS। ठीक है, हम CSS का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग में जब कलर भरने की बात आती है, जैसे कि कोई यहाँ से कलर ले लेते हैं। ठीक है, आप ब्रश ब्रश ले लेते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग में जब कलर भरने की बात आती है तब जो हमारे काम आती है वो आती है हमारे CSS। ठीक है, CSS की मदद से हम वेबसाइट के अंदर कलर कॉम्बिनेशन वगैरह फिल करते हैं। ठीक है, CSS से हम वेबसाइट के अंदर कलर कॉम्बिनेशंस फिल करते हैं। ठीक है, कलर्स हो गया, डिज़ाइन हो गया, शार्प बटन्स को स्मूथ बनाना। ठीक है, शार्प बटन्स जो होते हैं, मतलब एग्जांपल दिखाया था मैं यहाँ पर आपको। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो बटन है इसके राइट, इसके आप कॉर्नर्स देख रहे होगे, स्मूथ है, राउंड एज कहते हैं इसे, राउंड एजेस हैं। तो जब आप HTML से बनाते हो तो HTML पे ये राउंड एज नहीं होते, HTML पे ये प्रॉपर स्क्वायर होते हैं, शार्प एजेस होते हैं। तो आप CSS वगैरह का इस्तेमाल करते हो ताकि इनको स्मूथ बनाया जा सके। ठीक है, इनमें कलर्स वगैरह ऐड करी जा सके। ठीक है, तो उसके लिए हमने CSS यूज़ कर ली। तो अब ये बन गई हमारी एक स्टैटिक वेबसाइट, ये बन गई हमारी एक स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक डिज़ाइन एकदम। ठीक है, बट अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड हो। फंक्शनैलिटी का मतलब क्या, कि भैया मैं चाहता हूँ कि बिल्डिंग के पीछे की साइड से ना एक लिफ्ट भी लगा दी जाए। ठीक है, बिल्डिंग के पीछे एक ऊपर और नीचे जाने वाली लिफ्ट लगा दी जाए। ऊपर नीचे जाने की लिफ्ट से फ़ायदा होगा। ठीक है, टाइम बचेगा। तो उस एक्टिविटी को, उस प्रोसेस को ऐड करने के लिए मैं किसकी हेल्प लूँगा, जावास्क्रिप्ट की। वेबसाइट के अंदर मुझे फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। ठीक है, जैसे कि यूज़र जब बॉटम पे जाता है तो राइट साइड में बटन आ जाए बैक टू टॉप। ठीक है, यूज़र किसी बटन पे क्लिक करे तो उसको पॉपअप मिल जाए। ठीक है, उसके सामने पॉपअप आ जाए। जैसे पॉपअप आपने देखा हो कई बार, कोई ऑफ़र का पॉपअप आ जाता है वेबसाइट में, ऊपर ऐसे खुल के आ जाता है। ठीक है, कोई वेबसाइट को जब स्क्रॉल डाउन करे तो वो स्मूथली स्क्रॉल डाउन हो। ठीक है, कुछ एनिमेशन आए। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट का। और मुझे ये करना है कि मैं जैसे वेबसाइट पे मैंने कैलकुलेटर लगा रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई 2+2 करूँ तो 4 आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं JS लगाऊंगा, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लगाऊंगा। तो जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे यहाँ पर एक बिल्डिंग को लिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लिफ्ट से हमारी बिल्डिंग के अंदर एक फंक्शनैलिटी ऐड हो रही है। ठीक है, अब आप लिफ्ट ले लो,
ठीक है, गीज़र ले लो, ठीक है, पानी की टंकी ले लो, ये सब चीज़ें क्या कर रही है, हमारी बिल्डिंग के अंदर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है हमें। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, क्या प्रोवाइड करती है, फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब अब एक और चीज़, कलर चेंज करते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज ये छत है, ठीक है, तो छत के ऊपर भैया हमने लगा दी टंकियाँ, ठीक है। अच्छा, ब्लू कलर तो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर लेते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज हमने बिल्डिंग के ऊपर लगा दिया टैंक, ठीक है, हमने टैंक्स लगा दिए बिल्डिंग के ऊपर। डिज़ाइनिंग बड़ी ख़राब है मेरी, मतलब ड्राइंग पे मत जाना, बड़ी ख़राब है मेरी, ठीक है। तो टैंक लगा दिया हमने, ठीक है, पानी की टंकियाँ लगा दी ताकि उसमें हम पानी वानी भर पाए बिल्डिंग में, ठीक है। बट अब ये पानी की टंकी से जो पाइप भी तो लगाने हैं ताकि सारे रूम्स के अंदर पानी आए, ठीक है, सारे रूम के अंदर पानी जाए, है ना, सबको पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो पानी जाएगा उसके लिए हमने क्या करा, ऊपर टैंक लगाया। सबसे मेन चीज़ सबसे पहले समझो कि हमने एक स्टोरेज लगाई, हमने एक पानी की स्टोरेज लगाई। अब पानी की स्टोरेज लगा लो या फिर आप अलमारी लगा लो घर में, ये सब क्या है, स्टोरेज है। आपके बिल्डिंग के अंदर या आपके घर के अंदर ये सब स्टोरेज पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे आप कुछ स्टोर कर रहे हो, चाहे वो अलमारी है, शेल्फ है, या फिर आपका पानी का टैंक है, ठीक है, वो स्टोरेज है। तो जो भी बिल्डिंग के अंदर डेटा है, जो वेबसाइट के अंदर डेटा है, उसको कहीं स्टोर भी तो करना है, उसको कहीं स्टोर भी तो करना है। तो वो स्टोरेज, उसका जो रिकॉर्ड रखते हैं हम, वेबसाइट की हर एक्टिविटी का जो रिकॉर्ड रहता है, वो रिकॉर्ड रहता है एसक्यूएल के अंदर। एसक्यूएल के अंदर हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड रहता है। अब आप टैंक भी कह सकते हो, ठीक है, आप क्या कह सकते हो, आप सिक्योरिटी सिस्टम भी कह सकते हो। वेबसाइट के अंदर, ये बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी कैमरा लगे हैं, तो कहीं डेटा भी स्टोर हो रहा होगा उनका, कहीं पे डेटा स्टोर भी हो रहा होगा, ठीक है। तो आप उन सब डेटा का जो रिकॉर्ड रखता है वो रखता है हमारा एसक्यूएल, उन सब डेटा का रिकॉर्ड हमारा रहता है एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि टैंक को हम जो रूम से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पाइप्स। तो डेटाबेस, जो वेबसाइट का डेटाबेस है, उसको वेबसाइट से जो चीज़ कनेक्ट करती है उसे कहते हैं हम पीएचपी, ठीक है, उसे कहते हैं हम पीएचपी। पीएचपी इज़ फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। नोट्स बनाते हुए चलना, बट ऐसे ड्राइंग मत बनाना अपने फ़ोन उसमें, कॉपी में, ठीक है, हाँ। तो पीएचपी यूज़ होती है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, हमारी वेबसाइट को वो डेटाबेस से कनेक्ट करती है ताकि हमारे वेबसाइट में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनता जाए, ताकि फ्यूचर में उस हिसाब से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा सके। या फिर कोई एक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है तो वो हम चेक कर सकते हैं डेटाबेस के थ्रू। कल को वेबसाइट क्रैश हो जाए तो हम डेटाबेस चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना मैं आपको विजुअली भी दिखाऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हम विजुअली देखेंगे, कहाँ है पीएचपी, कहाँ है एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल में डेटा कैसे डालना है, कैसे डायरेक्टरी बनानी है डेटा की, ठीक है, ये सब चीज़ें हम मैनुअली बनाएंगे ताकि आपको समझ आए कि हाँ भैया ऐसे ऐसे होती है। क्योंकि जब आप कोर्स के बाद आप कंपनी में काम करोगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि बैकएंड में क्या हो रहा है। फ्रंट एंड का तो सबको पता है, सबको पता है फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, बट किसी को, बहुत कम लोगों को पता है कि कैसे जा रही है फ्रेंड रिक्वेस्ट, कैसे हम किसी को भेज रहे हैं तो उसके पास जा रही है। तो इसके पीछे की जो साइंस है वो समझना इंपॉर्टेंट है। टेक्निक समझ गए तो उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है जो वेब फेसबुक बना दे नेक्स्ट, ठीक है। आप में से कोई ऐसा भी होगा जो बहुत बड़ा एनालिस्ट बन जाए डिजिटल मार्केटिंग में। वो चीज़ कैसे होगी, जब आप बैकएंड की साइंस को समझोगे। फ्रंट एंड की साइंस बहुत आसान है, विजुअली कलर्स हैं। अब यहाँ पे ये वेबसाइट है, ये क्या है, विजुअली ये कलर्स हैं, ठीक है। आपको नहीं पता बैकएंड में क्या चीज़ें हैं, कौन से ऑप्शन लगे हुए हैं, कौन सी एनिमेशन लगी हुई है, जिसकी वजह से आपको इतनी सारी गुड क्वालिटी की चीज़ें दिख रही है। कैसे यहाँ पर एनिमेशन लगी है कि यहाँ पे क्लिक करने पे ये चीज़ आ रही है, यहाँ पे क्लिक करने पे ये चीज़ आ रही है, यहाँ पे क्लिक करने पे, ठीक है। ये वेबसाइट मैंने बनाई है /, ठीक है। तो ये कैसे हो रही है, कैसे स्लाइड हो रहा है, तो ये सब की साइंस पता होनी चाहिए आपको, बैकएंड में कैसे कर रहे हैं प्रोसेस को, ताकि आप खुद बना सको ये सब चीज़ें। बैक टू टॉप का बटन ये देखो, ठीक है। तो ये कैसे होती है एक्टिविटीज़, ये जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम आगे डेवलपमेंट पार्ट जो भी हम करेंगे आगे, उस सब चीज़ों के अंदर मैं आपको ये सब चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये है हमारी एक वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे हमारी वेबसाइट होती है तैयार, ठीक है। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है, ओके। सो हाँ मुझे एक जी, डाउट था, यस। लाइक पीएचपी का फुल फॉर्म क्या था? हेलो। I think Rahul is not audible. या
हेलो Hello? Yeah. हेलो Yeah, you are हेलो, एम आई audible now. ऑडिबल? हेलो, Yeah. यस You यस are यस। audible now. हाँ हाँ जी हाँ जी, हाँ, मैं बताइए कौन कह रहा पीएचपी था? का फुल फॉर्म पूछ रही थी। PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। ओके। जी। और हाँ जी। लाइक वेबसाइट डिजाइनिंग में कितना टाइम लगता है? लाइक एक डायनामिक वेबसाइट बनाने में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है? ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, दो टाइप की टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, एक होती है आपकी CMS बेस्ड टेक्नोलॉजी। CMS बेस्ड टेक्नोलॉजी में आपका आ गया वर्डप्रेस, ठीक है, हम्म। मैजेंटो, ये सब क्या है, ये सब CMS है जिनके थ्रू हम जल्दी वेबसाइट बना सकते हैं। इनमें क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम रहता है। ठीक है। अच्छा। दूसरी होती है हमारी कोडेड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर हम HTML CSS को खुद कोड करके बना रहे हैं। तो उसमें आप हम्म। समझ लो कि 3 वीक, 4 वीक, महीना भर, वो आपके डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, आपने कितनी प्रैक्टिस करी हुई है। बट वर्डप्रेस की बात करें तो आप मेरे को 5 क्लास दे दो, मैं 5 क्लास में आपको बता दूंगा वर्डप्रेस से वेबसाइट कैसे बनाते हैं। ये सारी वेबसाइट जो बनी हुई है, जैसे ये @/ है, ये वर्डप्रेस से बनी हुई है, ये भी वर्डप्रेस से बनी हुई है। ठीक है, तो ये वेबसाइट एंड टू एंड कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको 5 क्लास के अंदर बता दूंगा। ओके। फिर मैं आपको लाइव सर्वर दूंगा ताकि आप खुद बनाएं। ठीक है। ओके, थैंक यू। यस। सर, हाँ I जी। had a doubt. यस। सर, वो स्टैटिक और डायनेमिक आपने बताया था कि HTML और CSS दे आर स्टैटिक हम्म एंड रेस्ट थ्री आर डायनेमिक. सो हम्म बेसिकली मैं उसका मतलब नहीं समझी. लाइक व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? ओके, मैं बताता हूँ। स्टैटिक और डायनामिक में फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब स्टैटिक और डायनामिक में फ़र्क ये होता है कि ये वेब पेज है एक, ठीक है, जिसके अंदर एक इमेज लगी हुई है और कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक वेबसाइट है, ये भी एक वेबसाइट है, ये भी स्टैटिक स्टैटिक भी एक वेबसाइट है, डायनेमिक भी एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट में क्या है कि एक इमेज लगी है, कंटेंट लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है रजिस्टर। स्टैटिक और डायनेमिक में बस फ़र्क ये होता है कि आप स्टैटिक वेबसाइट में कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, ना एक फॉर्म फिल करने का, ठीक है, रजिस्टर करने का, कॉन्टैक्ट फॉर्म भरने का। जैसे यहाँ पर आपको @ में अगर मैं दिखाऊँ, @ का एक एग्जांपल ले लेते हैं, @ डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइन इन रजिस्टर ऑप्शन मिल रहा है जिससे आप साइन इन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर फॉर्म वगैरह हैं। जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती है उनमें ये सब फॉर्म्स नहीं होते। ठीक है, वो सिर्फ बिजनेस को इंटरनेट पे वो करने, डिस्प्ले करने के लिए होते हैं, बिजनेस को इंटरनेट पे डिस्प्ले करने के लिए होते हैं। जैसे कि एक पीपीटी में आप फॉर्म नहीं भर सकते, है ना, एक पीपीटी में आप कोई बटन नहीं लगा सकते। ठीक है, पीपीटी तो स्लाइड्स हैं बस एक। ठीक है, तो जो स्लाइड्स, तो जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती है वो बेसिकली एक स्लाइड्स होती है ताकि बिजनेस को हम डिस्प्ले कर पाएँ इंटरनेट पे। बट डायनेमिक वेबसाइट का मतलब होता है कि हम उस पर कुछ एक्टिविटी कर पाएँ। अब डायनेमिक में आप सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो, फेसबुक, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जिससे आपका फ्रंट एंड बैक एंड से कनेक्ट हो रहा है, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, वो एसक्यूएल के अंदर एंट्री जा रही है, दैट इज़ डायनेमिक, वो डायनेमिकली रिएक्ट कर रही है। ठीक है, आपने फॉर्म फिल करा, आपके पास कुछ आंसर आया, जैसे मैंने फॉर्म फिल करा, मैंने लॉगिन पे क्लिक करा, तो लॉगिन पे क्लिक करने पर मेरे पास कुछ रिप्लाई आया कि यूज़र नेम पासवर्ड गलत है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हम दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं और वेबसाइट इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। स्टैटिक में फॉर्म ही नहीं होगा, मैं सिर्फ देख सकता हूँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, Do you बस। have any Okay, example so for a static wala website? स्टैटिक वेबसाइट का, लेट मी चेक, आई हैव वन स्टैटिक वेबसाइट। फिर तो लाइक स्टैटिक वेबसाइट बेसिकली यूजलेस ही हुआ ना? हाँ, यूजलेस हुआ, इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट। ठीक है, स्टैटिक अच्छा। वेबसाइट की कॉस्ट कम होती है, लोग स्टैटिक इसलिए बनवाते हैं क्योंकि उनमें कम पैसा है, 6,000 रुपये 7,000 रुपये में स्टैटिक वेबसाइट बन जाती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डायनेमिक वेबसाइट तो उसमें पैसा लगता है, बिकॉज बहुत सारा काम होता है ना। सो इट इज़ ऑल अबाउट द कॉस्टिंग। ठीक है, तो स्टैटिक वेबसाइट एक so मैंने sir, बनाया Wikipedia can be an example for ऑफ, static one क्योंकि उसमें information नहीं होती है, like you know. समझ गया मैं, बट विकीपीडिया इज़ नॉट अ स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, विकीपीडिया की अगर हम बात करें तो विकीपीडिया के अंदर आप खुद भी कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है, मतलब एज अ फ्रंट एंड यूज़र मैं यहाँ से लॉगिन एंड साइन इन करके खुद भी कंटेंट लिख सकता हूँ। जब हम एसईओ करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊँगी विकीपीडिया पे कंटेंट कैसे लिखते हैं, क्योंकि एसईओ में हमें बैकलिंक बनाने पड़ते हैं। तो Okay, sir. बैकलिंक हम विकीपीडिया पे कैसे बनाएंगे, तो विकीपीडिया इज़ अ डायनेमिक वेबसाइट क्योंकि यहाँ पे हम लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, सो विकीपीडिया एंड इज़ अ, सर, जो भी या हम जैसे
लाइक डायनामिक जो वेबसाइट में हम इंफॉर्मेशन डालेंगे दैट इज स्टोर्ड इन एसक्यूएल. यस एसक्यूएल बेसिकली स्टोर्स द इंफॉर्मेशन. यस यस, ठीक है, आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, जो भी कंटेंट जा रहा है वो एसक्यूएल के अंदर स्टोर हो रहा है. ठीक है, मैं आपको एक तो स्टैटिक वाले में सर्च बार भी नहीं होता? नहीं नहीं, सर्च बार नहीं होता उसमें. मतलब स्टैटिक वाले में सर्च बार वैसे आप कंपलसरी रख सकते हो, मतलब हो सकता है सर्च बार हो सकता है, क्योंकि सर्च बार का डेटा कहीं स्टोर नहीं होता ना. जाके आप कोई चीज़ सर्च करते हो, उसके बदले आपको रिजल्ट मिलता है कुछ, बट वो डेटा कहीं स्टोर नहीं हो रहा. अगर वेबसाइट की डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं है तो वो स्टैटिक है. ठीक है, अगर किसी वेबसाइट में हिस्ट्री भी नहीं होती, लाइक जैसे कोडिंग वगैरह में आप हिस्ट्री फिक्स कर सको कि आपके लोग क्या सर्च कर रहे हैं बेसिकली आपकी वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा, तो उसके लिए तो हिस्ट्री होगी ना स्टोर करने के लिए. हाँ, तो अगर वो हिस्ट्री स्टोर हो रही है कहीं, अगर वेबसाइट पे होने वाली एक्टिविटी कहीं स्टोर हो रही है तो भी वो स्टैटिक हो सकती है, तो भी वो वेबसाइट स्टैटिक हो सकती है. क्यों? क्योंकि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री तो बैकएंड वेबसाइट इंटरनल वर्क कर रही है ना. मैं वेबसाइट को हिस्ट्री नहीं दे रहा, मैं वेबसाइट को हिस्ट्री नहीं दे रहा है, वेबसाइट हिस्ट्री खुद क्रिएट कर रही है. ठीक है, जब तक यूज़र कोई एक्टिविटी वेबसाइट के साथ नहीं कर सकता तब तक वो वेबसाइट स्टैटिक है. जहाँ पे मैं कोई एक्टिविटी कर पाऊँ किसी वेबसाइट के साथ तो वो वेबसाइट हो जाती है डायनेमिक, क्योंकि वो मेरा डेटा जो है वो एक्सेप्ट कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको ये वेबसाइट दिखा देता हूँ, ये 4Care क्लीनिंग, ये कोडेड वेबसाइट है. ठीक है, तो ये एक कोडेड वेबसाइट है. इस वेबसाइट में सिर्फ मैं डेटा को देख सकता हूँ. ठीक है, मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता क्योंकि इसका डेटाबेस ही नहीं है. क्योंकि अगर डेटाबेस होता तो ये वेबसाइट को मैंने फोल्डर के अंदर नहीं रखा हुआ होता है अपने कंप्यूटर के अंदर, ये ऑब्वियसली किसी सर्वर पे होती है ना, क्योंकि सर्वर पे हमें डेटाबेस बनाना पड़ता है. यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं है, यहाँ पे CSS है, जावास्क्रिप्ट है, इमेजेस है वेबसाइट की, और पेजेस जो हैं वो बने हुए हैं. ठीक है, तो ये वेबसाइट क्या है, एक स्टैटिक वेबसाइट है. ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट कैसी दिखती है, डायनेमिक वेबसाइट के लिए मैं आपको एक बैकएंड दिखाता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ आएगा. अभी ये जो चीज़ मैं ओपन कर रहा हूँ ना, इस चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा क्या चीज़ है ये. तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है पूर्वी ऑटोमोबाइल, जो मैंने हाल ही में बनाई है अपने क्लाइंट के लिए. ठीक है, अब ये क्या है, ये एक डायनेमिक वेबसाइट है. ठीक है, अब ये डायनेमिक क्यों है, ये डायनेमिक इसलिए क्योंकि अभी फ्रंट एंड पे तो सारी चीज़ें हैं, बट एक चीज़ जो आप इस वेबसाइट को डायनेमिक बना रही है, वो कोई बता सकता है क्या चीज़ है इस वेबसाइट के अंदर जो इसे डायनेमिक बनाती है? यही जो रजिस्ट्रेशन We can request a call by entering the details. यस, नीचे जो करेक्ट, फॉर्म था. यस यस, करेक्ट. उसमें ठीक है, बटन्स प्रेजेंट है I हाँ guess. जी, बटन तो प्रेजेंट है, बस बटन तो स्टैटिक वेबसाइट में भी प्रेजेंटेड होते हैं, बट यहाँ पर एक फॉर्म है जो मेरा डेटा एक्सेप्ट कर रहा है. यहाँ पर एक फॉर्म है जो मेरा डेटा एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज़ अ डायनेमिक वेबसाइट. ठीक है, ये डायनेमिक है क्योंकि ये मेरा डेटा एक्सेप्ट कर रही है. मैं यहाँ पे अपना डेटा भर रहा हूँ. ठीक है, टेस्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो मेरा क्या हो रहा है, मेरा डेटा सबमिट हो रहा है, सक्सेसफुल मैसेज आ रहा है, डेटाबेस बैकएंड में जा रहा है. ठीक है, बैकएंड में जा रहा है, बैकएंड में स्टोर हो गया, इसलिए मेरे पास मैसेज आया कि फॉर्म वॉज सक्सेसफुली सबमिटेड. ठीक है, अगर ये मैसेज मेरे पास इसलिए आया है क्योंकि वेबसाइट ने डेटा लिया, डेटाबेस में जाके डाला, सक्सेसफुली डेटा उसके अंदर स्टोर हो गया, इसलिए इसने मेरे को मैसेज दिया. अगर डेटा उसके अंदर स्टोर नहीं होता जाके तो यहाँ पर मेरे को एरर दिखा देता. ठीक है, कोई भी एक एरर दिखा देता. ठीक है, अभी डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, ये सर्वर के अंदर हो रहा है, ये डेटा इस सर्वर के अंदर हो रहा है. ठीक है, ये पूरा एक वेबसाइट का सर्वर होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है. ये रहा आपका SQL, ये रहा आपका SQL. ठीक है, इस माई SQL के अंदर 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 आपका डेटा जा रहा है. ठीक है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ माई SQL का थोड़ा सा बैकएंड कैसे दिखता है. ये देखो, ये बहुत सारी टेबल्स बनी हुई है, वेबसाइट के जो कमेंट्स हैं, वेबसाइट के लिंक्स हैं. ठीक है, जो जितनी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर स्टोर होती है. ठीक है, थोड़ी सी आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि ये SQL की क्वेरीज होती हैं. ठीक है, टेबल्स वगैरह बनती हैं इन सब की, तो ये सारा जो डेटा है वो यहाँ पर स्टोर होता है. ठीक है, ये पूर्वी का नहीं है. ठीक है, ये दूसरी वेबसाइट का है किसी.
ठीक है। तो सारा डेटा ऐसे टेबल्स में स्टोर होता है, ठीक है। इन डेटा पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ भी नहीं आएगी, इसके लिए आपको एसक्यूएल अलग से सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे काम की भी नहीं है, ठीक है, अनटिल अनलेस हम कोडिंग नहीं कर रहे। कोडिंग करते टाइम भी बहुत ज़्यादा काम की नहीं होती है, बस हमें ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि एसक्यूएल में कनेक्टिविटी कैसे करनी होती है, ठीक है। बट वो एक अलग लेंदी प्रोसेस है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर क्वेरीज होती हैं, ठीक है। क्वेरीज मतलब समझ लो टेबल्स है, टेबल्स के अंदर डेटा है, इसे आप समझ लो एज ए इंडेक्स। हर वेबसाइट में, हर आपकी बुक में इंडेक्स होता था, ठीक है। इंडेक्स आपको पता था कि कौन सा पेज कहाँ पर है, कौन सा चैप्टर कहाँ पर है। वैसे ही जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस को ये पता है कि कौन सा पेज कहाँ पर है, ठीक है, कौन से पेज में क्या कंटेंट है, कितना कंटेंट है, ये सारी चीज़ें डेटाबेस को पता होती है, ठीक है। तो जब भी हम कोई डिटेल फिल करते हैं तो वो डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो जाती है, वो डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो जाती है, तब हमें ये डिटेल यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पे मैसेज आता है जब वो स्टोर हो जाती है। सो दिस इज़ अ डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। अब आप लोग समझ गए डायनेमिक और स्टैटिक में डिफरेंस, सब समझ गए? यस तो यस वेबसाइट में जो Yes, कुकीज वाला सीन होता है जो पूछते हैं, वो भी हम मतलब कोडर या फिर जो वेबसाइट डेवलपर होते हैं वो पुट करते हैं उसमें। हाँ, कुकीज़ का सिस्टम इसलिए हम पुट करते हैं ताकि हम यूज़र का डेटा ट्रैक कर पाए। अब कुकीज़ किस लिए काम आती है, देखो ऐसा समझो कुकीज़ इसलिए काम करती है ताकि कुकी जो ये वेबसाइट है ना, ये पता कर पाए कि आप लोग क्या ज़्यादा सर्च करते हो। इसका फ़ायदा देखो, आप लोगों ने अमेज़ोन पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेज़ करा होगा, या फिर कुछ सर्च तो किया ही होगा, है ना, कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्च किया होगा, और फिर उसी चीज़ का ऐड आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे दिखा होगा, पक्का दिखा होगा सबको, यस यस Yes, है ना। true. बिल्कुल तो वो कैसे होता है, अब होता क्या है कि हम जो डेवलपर्स होते हैं, हम लोग कुकीज़ को ट्रैक करते हैं यूज़र्स की वेबसाइट के, ठीक है। जैसे पूर्वी ऑटोमोबाइल का मैं डेवलपर हूँ, मैंने इसके अंदर कुकीज़ का सिस्टम बैकएंड पे सेट कर रखा है, ठीक है। कुकीज़ का सिस्टम सेट कर दिया, ठीक है। अब लेट सपोज नकुल मेरी वेबसाइट पर गया, नकुल ने अपने लैपटॉप से मेरी ये पूर्वी ऑटोमोबाइल वेबसाइट ओपन करी, ठीक है। तो कुकीज़ मेरा जो कुकीज़ ट्रैकर है वो ये ट्रैक कर लेगा कि नकुल क्या क्या सर्च करता है, ठीक है। पूरी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं निकाल सकता क्योंकि उसके लिए तो फिर अलग ब्लैक हैट वो एथिकल हैकिंग हो जाएगी, ठीक है। बट नकुल क्या नकुल के लैपटॉप का डेटा मैं ट्रैक कर लूँगा कि नकुल अपने गूगल क्रोम से क्या क्या चीज़ें सर्च करता है, तब उससे मैं बाद में नकुल को ऐड दिखा पाऊँगा। होता क्या है कि आपको जो ऐड दिख रहे हैं अमेज़ोन के, वो दिख रहे हैं पिक्सल के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल एक कोड होता है जो हम वेबसाइट में लगा लेते हैं अपनी, ताकि जो भी विजिटर आ जाता है वो ट्रैक हो जाता है हमारे पास। जैसे नकुल मेरी वेबसाइट पे आया, मैं नकुल को ट्रैक कर लिया, अब कल को मैं नकुल को ऐड दिखा सकता हूँ। मुझे ये नाम नहीं दिखेगा कि मेरी वेबसाइट पे नकुल आया था, बट मुझे ये पता चल जाएगा कि इस क्रोम से कोई बंदा आया था, तो उसी क्रोम पे मेरे ऐड टारगेट हो जाएंगे जब मैं ऐड चलाऊंगा। तो ये कैसे करते हैं, कैसे टारगेटिंग करते हैं, मैं आपको एडवर्टाइजिंग वाले पार्ट में पक्का बताऊंगा कि पिक्सल ट्रैकिंग कैसे करते हैं। इसे कहते हैं हम ऑडियंस क्रिएट करना। हम ऑडियंस क्रिएट करते हैं, लोगों को वेबसाइट पर लाते हैं और उनका ब्राउज़र ट्रैक कर लेते हैं। ब्राउज़र ट्रैक करने का फ़ायदा ये है कि अब कल को जब मैं कोई ऐड चलाऊंगा तो मैं उनके ब्राउज़र पे ऐड चला सकता हूँ। तो जब नकुल ने मेरी वेबसाइट पर आया और मैंने उसके ब्राउज़र को ट्रैक कर लिया, तो नकुल जब कोई वेबसाइट पे जाएगा, जैसे कि लेट सपोज स्पीड टेस्ट पे जाएगा तो उसे कुछ ऐड दिखेंगे। स्पीड टेस्ट एक वेबसाइट का एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी वेबसाइट पे जाओगे आपको तो इधर उधर ऐड दिख जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐड दिख रहे हैं। अब मैंने नकुल के ब्राउज़र को ट्रैक कर लिया ना, तो जब मैं ऐड चलाऊंगा तो नकुल को मेरा ऐड भी दिखेगा, ठीक है। इसे कहते हैं गूगल एडसेंस। ये हम आगे पढ़ेंगे एसईओ वाले पार्ट में, और एडवर्टाइजिंग वाले पार्ट में पढ़ेंगे गूगल एडसेंस क्या है, ठीक है। ये गूगल ऐड है, कैसे पता चल रहा है, जूम इन करो थोड़ा सा, आई पे आओगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा एड्स बाय गूगल, ठीक है। तो दैट इज़ गूगल एड्स, ठीक है। तो ये गूगल एड्स, नकुल को मेरा ऐड कैसे दिख रहा है, मुझे यहाँ पर वीमो का ऐड क्यों दिख रहा है, मैंने परसों रात को वीमो की वेबसाइट से एक वीडियो को लिंक करा है दूसरी वेबसाइट के अंदर, दैट्स वाई मेरे को वीमो का ऐड दिख रहा है। कुछ दिन पहले मेरे को सैमसंग का ऐड दिख रहा था क्योंकि मैं फ़ोन परचेज़ कर रहा था, ठीक है। तो ये ऐड मुझे कैसे दिख रहा है, क्योंकि मैं किसी वेबसाइट पर गया था, उस वेबसाइट ने मेरा डेटा ट्रैक कर लिया, मैं वीमो की वेबसाइट पर गया, वीमो ने मेरा डेटा ट्रैक कर लिया, तो अब वीमो मेरे को ऐड दिखा रहे हैं, मैं किसी वेबसाइट पर जा रहा हूँ, ठीक है। मैं चला जाऊँ यू लॉन्च वेबसाइट पर, यू लॉन्च वेबसाइट पर भी एडसेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि वीमो मेरे को यहाँ पर भी ऐड दिखा रहा हो। आई थिंक ये वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है। कोई भी वेबसाइट ले लो जिसके अंदर मतलब ऐड वैड आ रहे हों, ठीक है, तो उस वेबसाइट के अंदर आपका डेटा, आपको जो जिस कंपनी ने आपको ट्रैक करा है वो आपको ऐड दिखा देगी, ठीक है। तो ऐसे होता है कुकीज़ का सिस्टम। कुकीज़ हमारे वेबसाइट हमारी कुकीज़ को, हमारे ब्राउज़र की कुकीज़ को ट्रैक कर लेती है ताकि बाद में हमें ऐड दिखा सके, ठीक है। यहाँ पे भी यू लॉन्च पे अगर ऐड्स आ रहे होंगे, क्योंकि होपफुली पहले तो आते थे, तो यहाँ पर भी देखो ऐड आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसके ऐड आ रहे हैं, एसईओ वेबसाइट डिज़ाइनिंग के, ठीक है। ये भी गूगल ऐड है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है।
थोड़ी सी शायद वेबसाइट स्लो है इसलिए ये ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पर ब्लू होस्ट का ऐड दिख रहा है। मैंने लास्ट वीक ही ब्लू होस्ट से अपने क्लाइंट के लिए होस्टिंग खरीदी थी, इसलिए मेरे को ब्लू होस्ट का ऐड दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो ये ऐड मेरे पास आ रही हैं ये इसलिए आ रही है क्योंकि इन वेबसाइट्स ने मेरा डेटा ट्रैक कर लिया है, ब्लू होस्ट वेबसाइट ने मेरा डेटा ट्रैक कर लिया है। ठीक है ना, सो दैट इज़ हाउ कुकीज़ वर्क्स। ठीक है, कुकीज़ इस तरीके से काम करती है, हमारा डेटा ट्रैक करती है। समझ आ गया आपको? यस यस यस। ओके ग्रेट। सो अब अभी जो वेबसाइट का खेल है, क्या खेल है मैं आपको बता देता हूँ कि ये वेबसाइट कहाँ स्टोर्ड है। कहीं तो स्टोर हो रही होगी। अब जैसे 4Keyer है, ठीक है, ये जो 4Keyer वेबसाइट है ये तो वैसे मतलब मेरे कंप्यूटर के अंदर स्टोर है। अभी हमने इस वेबसाइट को रीवैम्प करा है, एक्चुअली ये हमारा क्लाइंट है न्यूजीलैंड का। ठीक है, तो इसके लिए हमने वापस इसे रीफ्रेम करा है इस वेबसाइट को। तो अब जो न्यू 4Keyer क्लीनिंग है वो ये है, ये न्यू 4Keyer क्लीन वेबसाइट है। ठीक है, ये वेबसाइट अभी हाल ही में हमने डिज़ाइन करी है। ठीक है, अब ये वेबसाइट डायनेमिक है। डायनेमिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अब लगेंगे फॉर्म। ठीक है, अभी हमने फॉर्म नहीं लगाया इसके अंदर हम फॉर्म लगाएंगे ताकि यूज़र कांटेक्ट कर पाए। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए जो हमारी वेबसाइट है ये स्टैटिक है। ठीक है, अभी मतलब हमने स्टैटिक बनाई नहीं है। ठीक है, हम इसे कह सकते हैं स्टैटिक क्योंकि हमने इसमें फॉर्म नहीं लगाया। ठीक है, तो हम इसमें जब फॉर्म वगैरह लगा देंगे, जैसे सेंड अस अ मैसेज है, इसके नीचे अभी हम फॉर्म लगा देंगे तो ये डायनेमिक हो जाएगी, है ना। तो ये इसका न्यू लुक है। ठीक है, तो ये जो डेटा है, मैंने तो भाई 4KeyerCleaning.com खोला, तो ये डेटा कहाँ स्टोर है, ये डेटा कहाँ स्टोर है, और ये 4KeyerCleaning.com क्या है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये नाम कहाँ से चूज़ करा मैंने, ये नाम रजिस्टर्ड कहाँ है। ठीक है, तो ये चीज़ का थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी सी साइंस समझा देता हूँ। सो देखो, वेबसाइट के अंदर दो चीज़ें होती है जिन पे वेबसाइट टिकी हुई होती है। ठीक है, नंबर 1 इज़ सर्वर एंड नंबर 2 इज़ डोमेन। किसी को याद है कि एक बार इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप तीनों बंद हो गए थे कुछ टाइम के लिए, शायद 3-4 घंटे के लिए, अभी हाल ही में, यस सर। है ना। हाँ 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 हुआ क्या था? हुआ ये था कि सर्वर क्या होता है, सर्वर एक कंप्यूटर होता है बस। सर्वर एक कंप्यूटर होता है जिसके अंदर क्या होता है, डेटा होता है। ठीक है, तो सर्वर एक सिंपल कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर भी नहीं, आप सिर्फ सीपीयू समझ लो। सबको पता होगा सीपीयू क्या होता है। ठीक है, तो हर कंप्यूटर में सीपीयू लगा होता है। सीपीयू का काम क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करना, कैलकुलेट करना, ठीक है, सेव करना डेटा को। ठीक है, तो सर्वर क्या होता है, सीपीयू होता है एक। ठीक है, तो सर्वर के अंदर वेबसाइट का सारा डेटा होता है। ठीक है, अब इसमें आप एसक्यूएल ले लो, जावास्क्रिप्ट ले लो, एचटीएमएल ले लो, जितनी चीज़ आप कर रहे हो वो सारी स्टोर कहाँ होती है, सर्वर के अंदर। सो दिस इज़ अ स्टोरेज। ठीक है, सर्वर एक स्टोरेज है जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों एक ही कंपनी के हैं। किस कंपनी के हैं बताओ भाई? ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप किस कंपनी के हैं? मेटा। Yes, correct। मुझे लगा कोई ना कोई फेसबुक बोलेगा तुम में से। ठीक है, हाँ, मेटा हो गया नाम, पहले फेसबुक ही था। फेसबुक का नाम फेसबुक का नाम मेटा इसलिए नहीं करा क्योंकि फेसबुक प्रोडक्ट है। पहले कंपनी भी फेसबुक थी, प्रोडक्ट भी फेसबुक था, बट कंपनी का नाम चेंज हुआ है, प्रोडक्ट का नाम चेंज नहीं हुआ है। तो प्रोडक्ट तो फेसबुक ही रहेगा, कंपनी मेटा है अब। ठीक है, वो मेटावर्स के लिए है। ठीक है, वो लोग डिजिटल वर्ल्ड बना रहे हैं। इसके लिए एक मूवी है, ठीक है, जो 2010 या 15 में 17 में आई थी, 2017 में मूवी आई थी, मेटावर्स से रिलेटेड है वो मूवी। मैं अगर आप लोगों को देखनी हो तो मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कौन सी मूवी है, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो पूरी मेटावर्स की मूवी है कि मेटावर्स में अभी जो 10-15 साल बाद जो होगा वो उस मूवी के अंदर है। ठीक है, आजकल ऐसी मूवी बन रही है। सो बैक टू द टॉपिक। तो सर्वर क्या है, स्टोरेज है। ठीक है, अब कोई भी स्टोरेज है, कोई भी डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे वेबसाइट तो बनी हुई है। अब वेबसाइट तो मेरा जो सर्वर है वो वहाँ पर है, क्या नाम है, यूएस में। मेरा जो सर्वर है वेबसाइट का, जो 4Keyer वेबसाइट है, 4Keyer वेबसाइट का सर्वर तो यूएस में है। मैंने वेबसाइट का सारा डेटा यूएस में अपलोड कर रखा है। अब ऐसा नहीं है मैं यूएस गया था अपलोड करने, ऑब्वियसली एक वेबसाइट थी जिसके थ्रू मैंने अपना डेटा है वो सारा यूएस के सर्वर पे स्टोर कर दिया। तो अब मैं बार बार यूएस के सर्वर से फाइल को डाउनलोड करके थोड़ी वो करूँगा, व्यू करूँगा। अब मुझे 4Keyer क्लीनिंग की वेबसाइट पे ऑपरेट करना है या कोई भी एक्टिविटी करनी है तो मैं उसके सारा डेटा को थोड़ी डाउनलोड करूँगा। मैं तो बस एक एड्रेस टाइप करूँगा ताकि मैं उस वेबसाइट तक पहुँच पाऊँ। मैं बस एक एड्रेस टाइप करूँगा ताकि वो वेबसाइट मेरे को दिखे। ठीक है, तो पुराने ज़माने की बात करें, लाइक अगर हम बात करें लेट 80s की,
लेट 80s में क्या था, उस टाइम ये डोमेन नेम नहीं हुआ करते थे, जैसे कि ये है मेरा rahuldas.com। तो लेट 80s में rahuldas.com नहीं हुआ करता था। लेट 80s में थे आईपी एड्रेस, ठीक है, 198.162.0.1, ठीक है, ऐसे आईपी एड्रेस होते थे, ठीक है, जिन्हें याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता था, क्योंकि एड्रेस है नंबर के एड्रेस, अब भूल जाओ आप कल को, फ़ोन नंबर भूल जाते कभी कभी हम लोग, 78 था 48 था भूल गए, तो ऐसे आईपी एड्रेस थे, तो इनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसीलिए फिर डोमेन नेम लाए, ठीक है। डोमेन नेम जो है वो एक एड्रेस है वेबसाइट का, सो डोमेन नेम इज़ द एड्रेस ऑफ वेबसाइट। इस एड्रेस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी एड्रेस, किसी भी डेटा को स्क्रैप कर पाते हैं, ठीक है। आप अगर ये एड्रेस टाइप करोगे तो होपफुली ये आपके वाईफाई का डैशबोर्ड खुल जाएगा आपके गूगल क्रोम के अंदर। अगर आप ये एड्रेस टाइप करोगे 198.162.0.1, तो शायद 0 लगाओ या 1 लगाओगे, तो शायद 0 लगाने पर आपकी वाईफाई का डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो अपने वाईफाई का, अपना जो मॉडेम लगा रखा है आपने उसका, ठीक है। या फिर 1 डालोगे, दोनों में से कोई एक नंबर चलेगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक से आपका वाईफाई ओपन हो जाएगा, ताकि आप उसका पासवर्ड भी चेंज कर पाओगे, रीसेट भी कर पाओगे वहीं से, ठीक है। तो ये वाईफाई का एड्रेस है। तो ये जो डोमेन नेम्स है ये पहले ऐसे हुआ करते थे, ठीक है, अब ये ऐसे हैं, ठीक है। ये अब डोमेन नेम्स हैं, कुछ ज़्यादा घटिया डिज़ाइनिंग कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये जो डोमेन नेम्स होते हैं ये एड्रेस होते हैं, ठीक है, एड्रेस ऑफ दी वेबसाइट, ठीक है। तो डोमेन क्या है, वेबसाइट का एड्रेस। जब भी हम डोमेन को कॉल करते हैं, तो वो कहाँ जाता है, स्टोरेज के पास। स्टोरेज के पास से डेटा लेता है और हमें दिखाता है फ्रंट एंड पे, ठीक है। फ्रंट एंड किसे कहते हैं, ये है फ्रंट एंड, ठीक है। ये है बैक एंड, जो स्टोरेज है, सर्वर है, ये क्या है, ये बैक एंड है, ठीक है। और ये फ्रंट एंड है, बैक एंड आप इसे भी कह सकते हो, ये है बैक एंड। ये है होस्टिंगर। होस्टिंगर एक सर्वर प्रोवाइडर है, होस्टिंगर एक सर्वर प्रोवाइडर है जो मुझे सर्वर देता है, ठीक है। सर्वर मतलब मैं स्टोरेज खरीद सकता हूँ। इंटरनेट पे क्या है, हमें स्टोरेज खरीदना पड़ता है, इंटरनेट पे हमें स्टोरेज खरीदना पड़ता है ताकि हम अपनी वेबसाइट उस पर होस्ट कर पाएँ, ठीक है। अभी जो स्टोरेज है, स्टोरेज खरीदना पड़ता है, तो एक बहुत पॉपुलर नाम है जो मैं आपको बता देता हूँ, आप सब ने सुना है, गोडैडी। सबने सुना है गोडैडी के बारे में, ऐड तो सब नहीं देखा होगा गोडैडी का, यस, है ना। हाँ, डोमेन खरीदते हैं वहाँ हाँ, पे। डोमेन सर्वर खरीदते हैं, यस Yes, sir. यस यस यस, ठीक है। तो गोडैडी से हम डोमेन सर्वर खरीदते हैं, तो सेम चीज़ हम होस्टिंगर से कर सकते हैं, सेम चीज़ हम ब्लू होस्ट से कर सकते हैं, सेम चीज़ बिग रॉक से कर सकते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स है, अमेजोन का AWS है वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल वेबसाइट है जहाँ से आप सर्वर खरीद सकते हो। सर्वर की प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस होती है कि आपको कौन सा सर्वर चाहिए। जैसे अगर मैं सर्वर खरीदने चाहूँ, जैसे अगर मैं hostinger.in वेबसाइट पे जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे सर्वर के प्लान्स दिख जाते हैं, ठीक है। होस्टिंग पे जाते हैं, वेब होस्टिंग में जाते हैं, तो वेब होस्टिंग मेरे पास यहाँ पर प्लान्स दिख रहे हैं मेरे को, सिंगल वेब होस्टिंग जिसमें मैं एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इन चीज़ों, ये चीज़ थोड़ी सी आपके समझ नहीं आएगी, बट ऊपर ऊपर से समझ लो, एक वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ, एक से ज़्यादा होस्ट नहीं कर सकता, मतलब एक ही वेबसाइट में अपलोड कर सकता हूँ इस सर्वर के ऊपर, ताकि उस वेबसाइट को कस्टमर देख पाए, ठीक है। 30 GB का स्टोरेज मिलेगा, ठीक है, 30 GB का डेटा अपलोड कर सकता हूँ मैं, मतलब उससे ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकता, स्पेस ही नहीं है। मतलब समझ लो तुमने एक फ़ोन खरीदा जिसकी इंटरनल मेमोरी 30 GB है, तो तुम कितने भी गाने गुनेट जो भी चीज़ें डालनी है डाल लो, बट 30 से ज़्यादा नहीं डलेगी। सो दैट इज़ स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद मंथली विजिटर, कि भैया 10,000 से ज़्यादा लोग अगर आपकी वेबसाइट पर आ गए महीने भर के अंदर, तो आपकी वेबसाइट क्रैश कर सकती है। ये एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है कि इतना आने पर वेबसाइट क्रैश हो सकती है, ठीक है। एक ईमेल अकाउंट का मतलब क्या है कि जो बिजनेस ईमेल होते हैं, जैसे कि contact@girlfriend.academy.com, sales@crexim.com, ठीक है। तो ये जो इसे कहते हैं बिजनेस ईमेल्स, ठीक है। जिनके आगे gmail.com नहीं लगता, उनके आगे उनकी वेबसाइट का एक्सटेंशन लगता है, ठीक है। जैसे xyz.com है, तो xyz.com भी अगर है तो उसका जो नेम होगा वो होगा sales@xyz.com, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस ईमेल, ठीक है। ये लिख लो, कल को हम इसे बनाएंगे, बिजनेस ईमेल बनाएंगे ना, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या चीज़ है, नोट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। सबने नोट कर लिया, बिजनेस ईमेल का एग्जांपल है ये, ठीक है। अब एक और चीज़, ठीक है, आपको मैंने डोमेन बता दिया क्या होता है, सर्वर बता दिया क्या होता है, ठीक है। डोमेन एक एड्रेस होता है, वो डोमेन भी आप यहीं से रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है। डोमेन भी आप यहाँ से रजिस्टर करा सकते हो। अब ये जो डोमेन की रजिस्ट्री है ना, आजकल एक और चीज़ है जो काफ़ी पॉपुलर हो रही है। किसी को पता है NFTs के बारे में, किसी ने सुना है NFTs?
आजकल काफ़ी चल रहा है मार्केट के अंदर, किसी ने भी नहीं सुना NFTs? यस। तो NFTs क्या है? NFTs क्या है? NFTs एक डिजिटल प्रॉपर्टीज़ है। तो कोई बंदा उसे अपने नाम पर रजिस्टर करा लेता है, जो पहला बंदा रजिस्टर करा लेगा वो उसकी हो जाएगी। जैसे अभी हाल ही में ट्विटर के जो फाउंडर हैं उन्होंने अपना पहला ट्वीट बेचा कुछ $68 मिलियन का। तो वो क्या था? वो NFT बनाई थी उन्होंने एक, ठीक है, उन्होंने रजिस्टर करा दिया एक, ठीक है। रजिस्टर कहाँ कराया? ब्लॉकचेन के अंदर। अभी ब्लॉकचेन वगैरह तो फिर बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, नहीं समझ आएगा आपको, तो उसको भूल जाओ। तो NFT रजिस्टर करा लिया उसने, अपनी NFT रजिस्टर करा ली, अपना जो फर्स्ट ट्वीट था उसको रजिस्टर करा लिया और किसी ने उसको खरीद लिया उस फर्स्ट ट्वीट को, तो अब वो उस बंदे का हो गया। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना डोमेन नेम रजिस्टर करा लेते हैं। जैसे कि अगर आप कोई सर्च करेगा ना यहाँ पर rahuldas.com खरीदने के लिए, ठीक है, कोई खरीदना चाहेगा तो वो नहीं खरीद पाएगा। क्यों? क्योंकि डोमेन इज़ टेकन। डोमेन इज़ टेकन किसने ले रखा है? राहुल दास ने ले रखा है, ठीक है। मैंने ये डोमेन ने रजिस्टर करा लिया, तो जब तक ये डोमेन नेम अब मेरे पास है तब तक कोई नहीं खरीद सकता। ईयरली मुझे इसका रिन्यूअल पे करना पड़ता है, वो 1000 समथिंग रिन्यूअल जाता है इसका। तो ईयरली अगर मैं रिन्यूअल पे करना बंद कर दूंगा तो एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद ये डोमेन नेम मेरे सर्वर से हट जाएगा और वापस सेल्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा हुआ? बुक करा हुआ है, इसे अपने नाम पे रजिस्टर करा हुआ है। तो रजिस्टर करके मैंने इस क्या करा, मैंने प्रोसेस क्या होती है, मैंने डोमेन नेम लिया, ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन कराई, ठीक है। रजिस्टर मतलब अपना नाम वाम जो भी मैंने उसमें दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको कनेक्ट करा किससे? मैंने उसे कनेक्ट करा सर्वर से। ये कैसे करते हैं ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, अभी सिर्फ थ्योरी समझो, ठीक है। मैंने डोमेन नेम लिया, उसे रजिस्टर कराया, फिर उसे मैंने कनेक्ट करा कहाँ? सर्वर पे। अब सर्वर पे कनेक्ट करने के बाद जो भी वेबसाइट का डेटा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी जब मैं ये डोमेन नेम टाइप करूँगा। आप सबको समझ आ गई ये खेल समझ आ गया आपको डोमेन टू सर्वर का? यस और नो? यस। ग्रेट, ठीक है। तो ऐसे अब काम हो रहा है, ठीक है। डोमेन रजिस्टर कराया और उसे सर्वर से कनेक्ट कर दिया। तो सर्वर से कनेक्ट करने के बाद अब क्या होएगा कि जब भी कोई डोमेन नेम टाइप करेगा, ठीक है, जब भी कोई डोमेन नेम टाइप करेगा ब्राउज़र के अंदर अपने जाके लाइक टाइप वो करे rahuldas.com, rahuldas.com जब भी कोई टाइप करेगा तो सर्वर के पास एक वो जाएगी क्वेरी, ठीक है। सर्वर के पास ऐसे बनाते हैं बल्ब, ठीक है। सर्वर के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि भैया कोई rahuldas.com का डेटा पूछ रहा है तो उसके ब्राउज़र पे भेज दो। सर्वर क्या करेगा? सर्वर डेटा को भेज देगा rahuldas.com किसी के ब्राउज़र पे जिसने अपने ब्राउज़र पे इसे सर्च करा है। लाइक नकुल ने सर्च करा rahuldas.com तो रिक्वेस्ट गई मेरे सर्वर के पास, सर्वर ने डेटा भेजा इसके पास, ठीक है। अब आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ वेबसाइट बहुत स्लो ओपन होती है और कुछ वेबसाइट काफ़ी फास्ट ओपन हो जाती है, देखा होगा, है ना, सबको पता होगा। कुछ वेबसाइट अगर इंटरनेट आपका सही चल रहा है, इंटरनेट सही चल रहा है, बट कुछ वेबसाइट काफ़ी लेट ओपन हो रही है, कुछ वेबसाइट बड़ी जल्दी ओपन हो जाती है फटाक से, ठीक है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है वेबसाइट के साइज़ का। एक वेबसाइट है 20 GB की, ये एरर हटाए तो मैं, ठीक है, ये रिस्पॉन्स वगैरह तो चलो हटा ही देते हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ मैटर करती है? एक वेबसाइट है 20 GB की, एक वेबसाइट है 40 GB की, ठीक है। कौन सी वेबसाइट को ओपन होने में ज़्यादा देर लगेगी? 40। करेक्ट, 40 ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि आपको ही पता है आप पेन ड्राइव में कोई मूवी डाल रहे हो तो जो मूवी ज़्यादा छोटी है वो जल्दी कॉपी हो जाएगी। तो सेम विद द सर्वर, ठीक है। सर्वर आपका कितना भी फास्ट हो, इंटरनेट आपका कितना भी फास्ट हो, इट डिपेंड्स ऑन दी वेबसाइट साइज़, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट का साइज़ 20 GB है तो आपके ब्राउज़र में उसे डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, जैसे मैं कोई भी चीज़ सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ग्रिफिंडोर सर्च करता हूँ, ग्रिफिंडोर अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो मेरे ब्राउज़र के अंदर ग्रिफिंडोर का डेटा डाउनलोड होता है। मेरे ब्राउज़र के अंदर ग्रिफिंडोर का डेटा डाउनलोड हो रहा है सर्वर के थ्रू, सर्वर से डेटा मेरे पास आके यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, तो ये टाइम ले रहा है, ठीक है। अब वेबसाइट का साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा इसे डाउनलोड होने में, सारा डेटा शो होने में, ठीक है। और अगर वेबसाइट काफ़ी लाइट है तो बहुत झटके में, जैसे रेजर पे की वेबसाइट है, रेजर पे भी एक वेबसाइट है, ठीक है, तो ये वेबसाइट काफ़ी स्लो है,
ठीक है, काम की बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है काफ़ी ज़्यादा, आप में से कई लोगों ने इस पर फीस भी पे करी है अपनी, ठीक है। तो ये वेबसाइट स्ट्रॉन्ग है बट हैवी है, तो इसको भी डाउनलोड होने में मेरे ब्राउज़र में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये वेबसाइट का जो साइज़ होता है इसे हमें करना होता है कंप्रेस, इसे करना होता है हमें कंप्रेस, ठीक है। तो कंप्रेशन की प्रोसेस सीखेंगे हम कि हाउ टू कंप्रेस अ वेबसाइट, हाउ टू कंप्रेस, हाउ टू कंप्रेस से हम ये सीखेंगे कि वेबसाइट की 40 GB के साइज़ को हम कैसे 25 GB तक ले आएँ। कंटेंट सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस इसका साइज़ हम कम कर देंगे। कैसे कम करें ताकि जल्दी ओपन हो, सो दैट इज़ द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट स्लो ओपन होती है, लेट ओपन होती है, वेबसाइट के साइज़ की वजह से होता है। काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की इमेज लगा दी है जो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कहाँ कितनी साइज़ की ज़रूरत है वो सब चीज़ें हम देखेंगे आगे, ठीक है ना। तो ये वेबसाइट की स्पीड की चीज़ होती है। अब लास्ट चीज़, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, इट्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन 1 आवर, ठीक है। तो लास्ट चीज़ जो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, किसी को SSL के बारे में पता है? किसने SSL सुना है? वेबसाइट के सिक्योरिटी यस, करेक्ट, रिलेटेड। सुना है पर ऐसे एग्जैक्टली ठीक है। क्या होता है SSL? अब देखो ध्यान से, ये मान लो एक ब्राउज़र है, ठीक है, सर्च बार है जो आपका क्रोम में ऊपर ये जो बना हुआ है ऊपर ये, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी हम कोई वेबसाइट टाइप करते हैं तो जब हम उसका URL को कॉपी करते हैं ना कहीं पर, मतलब जैसे मैंने वेबसाइट का URL टाइप किया rahuldas.com, ओपन हो गई वेबसाइट, मैंने उसको वेबसाइट का URL कॉपी करके, URL फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, जो ये आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ये है इसे कहते हैं URL, ठीक है, जो टेक्स्ट है इसे कहते हैं URL, ठीक है। तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL का फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, रिसोर्स को लोकेट करता है ना वो एक, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने वेबसाइट को ओपन कर लिया और जब मैं इसे लिंक को कॉपी करके किसी को भेजता हूँ तो जो लिंक जाता है वो ऐसे जाता है HTTP, ठीक है, कभी कभार S भी देखा होगा आपने, // ठीक है, कॉलन और उसके बाद xyz.com, जो भी वेबसाइट है ऐसे ही जाता है। आप सब लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी को कोई चीज़ का लिंक भेजा होगा, है ना, ऐसे ही जाता है। तो मुद्दा ये S का है, व्हाट इज़ दिस S, ये क्या है S और क्यों है? सिर्फ HTTP भी होती है, कई वेबसाइट पे सिर्फ HTTP लिखा होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है। Yes. सिक्योर वेबसाइट्स में ऐसा होता है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, ये होती है सिक्योरिटी, ठीक है, SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये जो सिक्योर सॉकेट लेयर है ये आपके वेबसाइट के कंटेंट को कंप्रेस एनक्रिप्ट करने में हेल्प करती है। अभी एनक्रिप्शन क्या है, ठीक है, एनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि डेटा को ऐसे फॉर्म में रख देना ताकि वो रीडेबल ना हो, डेटा को ऐसी फॉर्म में रखना ताकि वो रीडेबल ना हो, ठीक है। अभी बताऊंगा आगे। अगर आपने अकाउंट्स ली थी 11th-12th में तो बिजनेस के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इनकोडिंग और डिकोडिंग के बारे में, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो SSL से होता क्या है, अभी ये वेबसाइट है, ये SSL सिक्योर है, यहाँ पे आपको ताला दिख रहा है, ये ताला इसीलिए क्योंकि यहाँ पर HTTPS है, ठीक है, 4 केयर में जाते हैं ताला लगा हुआ है, ठीक है, वेबसाइट इज़ सिक्योर, ठीक है, यहाँ भी आपको ताला दिखेगा, यहाँ भी आपको ताला लगा हुआ दिखेगा, ये सारी वेबसाइट SSL सिक्योर है। ये SSL सिक्योरिटी हमें परचेज़ करनी पड़ती है सर्वर पर ही, ठीक है। तो इस सिक्योरिटी का फ़ायदा क्या है, जब भाई ये सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो 3000 रुपये है, GoDaddy पे 3000 है, मतलब अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग कॉस्ट है जो हमें खरीदनी पड़ती है और ईयरली रिन्यू भी करानी पड़ती है। तो क्यों ज़रूरत है ये खरीदने की, भाई क्या फ़ायदा, ये S लगाना जरूरी थोड़ी है, S लगाना, बिना S के काम चला लेंगे, ज़रूरत समझो इसकी। स्टैटिक वेबसाइट पे तो ज़रूरत ही नहीं है, स्टैटिक वेबसाइट पे हम कुछ डेटा नहीं डाल रहे तो ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। होता क्या है कि ये जो लॉक होता है ये करता क्या है, जैसे मैं अपनी वेबसाइट में यहाँ पर, जैसे मेरी वेबसाइट है rahuldas.com, तो यहाँ पर लेट सपोज ये कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, अमेज़ॉन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या है अमेज़ॉन। अब अमेज़ॉन में क्या है कि मैंने भाई एक प्रोडक्ट ऑर्डर करा, उसके बाद अपनी कार्ड की डिटेल फिल करी, ठीक है, अपने कार्ड का नंबर डाल दिया 1 2 3 4 जो भी मेरा कार्ड का नंबर है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना एक्सपायरी मंथ डाल दिया और यहाँ पर अपना CVV डाल दिया, ठीक है। तो अमेज़ॉन की वेबसाइट पर मैं कोई कुछ भी डिटेल डाल रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो एक सर्वर के अंदर जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही, हाँ या ना बोलते रहा करो यार,
एक्टिव रहो। यस यस हाँ Yes, sir. यस, ठीक है। तो अमेज़ोन पे मैंने डिटेल डाली अपनी कार्ड वार्ड की, तो गई सर्वर के अंदर, ठीक है। तो ये मतलब डेटा इधर से उधर जा रहा है, ठीक है। ये इधर वाला छोटा बन गया, हाँ, डेटा इधर से उधर जा रहा है, ठीक है। अब इस डेटा के बीच में मान लो कोई आ जाए हैकर, ठीक है, यहाँ पर आ जाए कोई हैकर। अब भैया हैकर आ गया, हैकर ने बीच में से एक लूप बना लिया और अपने पास डेटा लेना शुरू कर दिया। हैकर ने बीच में एक लूप बना लिया, ठीक है, वो कोडिंग वगैरह के थ्रू लूप बना लेते हैं, ठीक है। और जो सर्वर के पास डेटा जा रहा है उसके बीच में से लूप होल में से डेटा अपने पास भी ले रहा है। तो आप यहाँ कार्ड की डिटेल भर रहे हो, वो हैकर के पास यहाँ पर जा रही है, ठीक है। हैकर के पास आपकी कार्ड डिटेल्स जा रही है, तो हैकर भैया इसे यूज़ कर सकता है आप, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे टाइप करोगे, लेट सपोज आपकी कार्ड डिटेल 1 2 3 समझ लो, एग्जांपल के लिए ले लो अभी 1 2 3, तो मैंने यहाँ 1 2 3 टाइप करा तो सर्वर के पास भी गया 1 2 3। मैंने यहाँ पे 1 2 3 टाइप करा, सबमिट करा, सर्वर के पास गया 1 2 3, ठीक है। अब ये 1 2 3 जब यहाँ जा रहा था तो हैकर आ गया बीच में, हैकर ने देखा अरे भैया 1 2 3 है, चलो फिर इधर, और यहाँ पर हैकर के पास आ गया 1 2 3। अब हैकर बाद में इस 1 2 3 से आईफोन खरीद लेगा, मैकबुक खरीद लेगा, या बैंक ही खाली कर देगा आपका। ऐसा कर सकता है, पॉसिबल है ना, ये है कि नहीं पॉसिबल? यस हाँ। तो ये उस केस में होगा जिस केस में वेबसाइट का जो यूआरएल होगा वो HTTP। अगर वेबसाइट के यूआरएल में सिर्फ है HTTP, तो उस केस में भैया जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो सीधा सीधा लेमैन लैंग्वेज में सर्वर के पास जा रहा है, ठीक है। लेमैन लैंग्वेज में सर्वर के पास जा रहा है, ठीक है। अब इन केस अगर ये जो वेबसाइट है ये है HTTPS, अगर ये वेबसाइट है HTTPS, तो जब जब मैं यहाँ टाइप करूँगा कुछ भी 1 2 3 5 2 6 जो भी है, सर्वर के पास जो जाएगा डेटा वो जाएगा ATD34XZ। ये क्या है? ये जो डेटा है दैट इज़ एनक्रिप्टेड। ये जो डेटा है वो है एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड का मतलब ये है कि ये एक ऐसे कोड में कन्वर्ट हो जाता है एल्गोरिदम्स के थ्रू। एल्गोरिदम्स मतलब रूल्स, प्रोग्रामिंग रूल्स, उनके थ्रू ये ऐसे कोड में कन्वर्ट हो गया जो ये रिवर्सिबल नहीं है। ये रिवर्सिबल नहीं है, सिर्फ ये उसी को पता है जिसने बनाई है। लाइक अमेज़ॉन के पास अपनी एल्गोरिदम है, अमेज़ॉन को पता है कि ये कोड ऐसा है तो इसे कैसे वापस 1 2 3 करेंगे। जैसे यहाँ पे टाइप किया था 1 2 3, सर्वर के पास 1 2 3 नहीं जाएगा, सर्वर के पास ऐसी फॉर्म में जाएगा, सर्वर के पास ऐसी फॉर्म में जाएगा। सर्वर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये तो 1 2 3 है, पता है भाई हमारा अमेज़ॉन है, हमें पता है। अब मेरा दोस्त मुकेश कोई ऐसी चीज़ बोल दे जो लोगों को समझना है, बट हम दोनों के बीच ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भैया मुझे पता है क्या कह रहा है ये, मुझे पता है क्या कह रहा है ये, मुझे ही पता है, क्योंकि भैया मुझे पता है उसके एल्गोरिदम, वो क्या कहना चाहता है वो मुझे ही पता है। तो ऐसे ही ये एक वेबसाइट है और एक सर्वर है, तो सर्वर को पता है एल्गोरिदम क्या लगी हुई है, उस हिसाब से सर्वर डिकोड कर लेता है। तो ये जब एनकोड होके जाएगी ना, तब जब हैकर यहाँ पे लूप होल बनाएगा, जब हैकर यहाँ लूप होल बनाएगा तो उसके पास तो भाई यही चीज़ें चली जाएगी, हैकर के पास यही चीज़ें चली जाएगी, ATD जो भी है, ठीक है। तो हैकर तो भैया ऐसे डिकोड ही नहीं कर पाएगा। तो उस केस में 99.9% चांस हैकिंग के बच जाते हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो वेबसाइट के अंदर एनक्रिप्ट हो जाता है ताकि कोई हैकर उसे हैक ना कर पाए। दैट इज़ सिक्योरिटी, यही है सिक्योरिटी, ठीक है। यही सिक्योरिटी है कि वेबसाइट के अंदर जो भी डेटा है वो सिक्योर है, बिकॉज इट इज़ HTTPS, दिस इज़ लॉक्ड, ठीक है। कोई लूप होल नहीं बना सकता, कोई लूप होल बना भी ले तो वो डेटा सारा एनक्रिप्टेड है, तो वो उस एनक्रिप्टेड डेटा को डिकोड नहीं कर पाएगा। तो इसके अलग अलग एल्गोरिदम होती है, MD5 होती है, ठीक है, मेटा डाइजेस्ट 5 कहते हैं उसे, वो एक एनकोडिंग एल्गोरिदम होती है जिसके थ्रू ये एनकोडिंग जो हो रखी है ये होती है, ठीक है। तो इसलिए SSL का यूज़ होता है ताकि डेटा हमारा एनक्रिप्ट हो जाए। 99.9% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हैकर तो भैया कर ही लेते हैं। एक दिन के लिए फेसबुक हैक हो गया था, ठीक है, 4 घंटे के लिए ट्विटर के फाउंडर का अकाउंट हैक हो गया था, जेफ बेजोस का अकाउंट हैक हो गया था। तो हैकिंग तो हो जाती है 0.1% बेसिस पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, सबको समझ आ गया SSL का क्या काम है यहाँ पर, या फिर से एक्सप्लेन करूँ? आगे अंडरस्टूड सर, आगे आगे ग्रेट, फैंटास्टिक। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। मैं रिकॉर्डिंग